द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि यूनेस्को द्वारा भारत के 6 और स्थलों को अस्थायी रूप से विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, यूनेस्को द्वारा जो शामिल किया जा सकता है, कैसे इसको वो परिभाषित करते हैं, इनकी जो संभावित सूची होती है वो कैसे बनाते हैं ये, और कौन कौन से वह 6 नाम हैं भारत से जो भेजे गए थे उनको कैसे शामिल किया है यूनेस्को ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मई में यह घोषणा किया कि उनके द्वारा 6 भारतीय स्थलों को विश्व की विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए भेजा गया है। ये स्थल हैं, उनका नाम जो है वो इस प्रकार है: तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर, नर्मदा घाटी में स्थित भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश में सतपुरा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर वाराणसी का रिवर फ्रंट, कर्नाटक का हीरे बंकल मेगालिथिक स्थल, महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तु कला, वर्तमान में यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व विरासत सूची में दुनिया भर के 1121 स्थल हैं, और अब ये 6 स्थल सूची में शामिल होने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। विश्व विरासत को कैसे परिभाषित किया जाता है यूनेस्को द्वारा? यूनेस्को विश्व विरासत को पृथ्वी पर ऐसे स्थानों के रूप में परिभाषित करता है जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के हैं। विश्व विरासत कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मिश्रित, सांस्कृतिक और प्राकृतिक का मिश्रित स्वरूप, और चल विरासत, स्थापत्य निर्माण, स्मारकी, मूर्तिकला तथा पेंटिंग, पुरातात्विक प्रकृति के आधार का संरचनाएं, शिलालेख, गुफा, आवास तथा इतिहास, कला, विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र तथा पूर्ण भवन सांस्कृतिक विरासत माने जाते हैं। प्राकृतिक विरासत में प्राकृतिक, भौतिक तथा जैविक संरचनाएं या इस तरह की संरचनाओं के समूह, भूवैज्ञानिक तथा फिजियोएफिकल संरचनाएं और चित्रित क्षेत्र शामिल हैं जो जानवरों तथा पौधों की लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी प्रजाति का निवास स्थान और प्राकृतिक स्थलों या सटीक रूप से चित्रित प्राकृतिक क्षेत्र बनाते हैं। ये वैज्ञानिक संरक्षण और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो स्थल आंशिक या संपूर्ण रूप से सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार की विरासत की परिभाषाओं के अनुरूप हैं, उन्हें विभिन्न मिश्रित सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। चल विरासत में पुस्तकें, दस्तावेज, कपड़े, कलाकृतियां और ऐतिहासिक, पुरातात्विक, डाक टिकट तथा मुद्रा संरक्षण और विज्ञान या प्रौद्योगिकी से संबंधित वस्तुएं भी शामिल हो सकती हैं। यूनेस्को सांस्कृतिक परिदृश्यों को भी परिभाषित करता है, जो सांस्कृतिक गुण हैं और प्रकृति तथा मनुष्य के संयुक्त कार्यों को दर्शाते हैं।
और जो उनके प्राकृतिक पर्यावरण तथा क्रमिक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक ताकतों, बाहरी और आंतरिक दोनों द्वारा प्रस्तुत अवसरों और भौतिक अवरोधों के प्रभाव में समय के साथ मानव समाज के विकास का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। ये जो चीजें हैं वह यूनेस्को ऐसे धरोहरों को, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे चीजों को जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, जो मानव के क्रमिक विकास का एक इतिहास बताते हैं, जो एक उसके सौंदर्य बोध को बताते हैं, जो ऐसी चीजों को बताते हैं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का अलग अलग अथवा मिश्रित रूप होता है, जिससे उस देश के इतिहास, सांस्कृतिक कल्चर का पता चलता है और विकास के क्रम का भी पता चलता है। वह यूनेस्को उसको जो है नामित करने का कार्य करती है। ऐसे वस्तुएं हो सकती हैं, ऐसी जगहें हो सकती हैं, ऐसे स्थल हो सकते हैं, ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हो सकते हैं जो स्वतः निर्मित हो, मानव द्वारा निर्मित न किया गया हो, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मानव क्रमिक उसमें जो है बनाया गया हो। विश्व विरासत सूची होती क्या है जो यूनेस्को द्वारा ये नामित किया जाता है, जिसमें ये 6 भारतीय स्थलों को नामित किया गया है? वह है यूनेस्को के अनुसार विश्व विरासत की अवधारणा को जो चीज असाधारण बनाती है वह है इसका सार्वभौमिक अनुप्रयोग, ये उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व। विश्व धरोहर स्थल दुनिया के सभी लोगों के हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में स्थित हों। उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व का अर्थ है सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को इतना असाधारण है कि राष्ट्रीय सीमाओं से वह परे हों और पूरी मानवता की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए समान महत्व का हो सकता है। इस प्रकार इस विरासत को अस्थायी सुरक्षा समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सर्वोच्च महत्व की है। इस तरह के स्थानों को विश्व विरासत की सूची में अंकित किया गया है ताकि इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके और वे इनका आनंद ले सकें, इनकी प्रशंसा कर सकें। जैसे मिस्र के पिरामिड, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ, इक्वाडोर में गैलापागोस समूह, भारत में ताजमहल, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनान या ग्रीस में एक्रोपोलिस जैसे विविध और अद्वितीय स्थान विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। वो सब अस्थायी सूची में शामिल हैं। यूनेस्को की जो संभावित सूची होती है वह क्या होती है, उसके बारे में भी जानना और समझना जरूरी है। यूनेस्को के संचालन दिशा निर्देश 2019 के अनुसार अस्थायी सूची किसी भी देश के उन स्थानों या स्थानों की फेहरिस्त है जिसे राष्ट्र विश्व विरासत सूची में नामांकन के लिए उपयुक्त माना जाता है। विश्व धरोहर सूची में अंतिम नामांकन के लिए विचार विमर्श किए जाने से पहले किसी भी स्थल को अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है। इन 6 स्थलों को जोड़ने के बाद जो भारत से भेजे गए थे और नामित हुए हैं,
अब अस्थायी सूची में भारत के स्थलों की कुल संख्या 48 हो गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार कोई देश किसी स्थल के अस्थायी सूची में शामिल किए जाने के 1 वर्ष बाद विश्व धरोहर सूची नामांकन डोजियर जमा कर सकता है। अस्थायी सूचियां देशों और विश्व विरासत समिति तथा सलाहकार निकायों के लिए एक उपयोगी और महत्वपूर्ण नियोजन का स्रोत है, क्योंकि वे भविष्य के नामांकन का संकेत प्रदान करती है। विश्व विरासत सूची में जो मैंने पहले बताया कि जो 6 स्थल हैं, उनमें सबसे पहला है तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिरों की सूची। जो इसके पहले, ये तो 6 लेके 48 हुए, इसके पहले जो विश्व धरोहर स्थल हैं भारत के, वहाँ पर नामांकित उसमें जो रजिस्टर्ड हैं, जो नामित हैं, जो सूची, उनमें से कुछ का नाम बता दे रहा हूँ। वह है ताजमहल उत्तर प्रदेश, महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया बिहार, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रॉक शेल्टर, मुंबई का विक्टोरियम भौतिक तथा आर्ट डेको एसेंबल्स महाराष्ट्र, भारत की माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तथा कालका शिमला रेलवे और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का। इनमें से 30 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक स्थल है। एक खांग चेन बोगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित स्थल है। अब जो 6 नए शामिल किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। उसमें जो नंबर 1 पर है, वह है वाराणसी का प्रसिद्ध, आप जानते होंगे, वाराणसी का जो रिवर फ्रंट है, लोग शाम को वहाँ पे नौकायन भी करने जाते हैं। मैं भी वहाँ पर गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है जब गंगा आरती होती है। लोग नौकाओं पर बैठकर वहाँ पर जाते हैं और उन आरती का शाम को आनंद लेते हैं। और एक ऐसा अद्भुत दृश्य होता है वहाँ पर कि मन एकदम ऐसी स्थिति में होता है कि अध्यात्म और उसका एक सुनहरा अवसर होता है जो मन को खुश कर देता है। एकदम से ऐसा लगता है कि वहीं पर जाकर आदमी बस जाए। जब वहाँ पे आरती होती है, गंगा आरती शाम को, गंगा जी की, जो रिवर फ्रंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत से घाट हैं, इसीलिए बनारस में जो घाट है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वाराणसी का नंबर 1 पर वाराणसी का प्रतिष्ठित रिवर फ्रंट है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी, जिसको पहले काशी भी कहा जाता था, भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक के सर्वोच्च स्थलों में से एक है, मूर्त रूपों में से एक है। वर्तमान में इसे हिंदू समाज, सनातन समाज, इसको एक तीर्थ स्थल के रूप में मानता है और जानता है। पूरे विश्व में इसको जाना जाता है। यह शहर केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के साथ बौद्ध, जैन धर्म और सिख धर्म सहित अन्य धर्मों के ज्ञान और श्रद्धा का केंद्र रहा है हमेशा से। जब से ये सब बौद्ध, जैन, इन धर्मों का भी उदय हुआ है, तब से यह केंद्र, उनका केंद्र रहा है। वाराणसी में ही सारनाथ है, जो बौद्ध स्थलों का एक बहुत ही तीर्थ स्थान है उनके लिए।
गंगा नदी से जुड़े अपार पवित्र महत्व के कारण 6.5 किलोमीटर रिवर फ्रंट शहर का सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा है। रिवर फ्रंट भूमि के साथ नदी का अंतराफलक है जो घाटों एवं नदी के किनारे की ओर जाने वाली सीढ़ियां, आसपास शानदार भव्य इमारतों और पीछे की विचित्र गलियों में मंदिरों, मस्जिदों, महलों, हवेलियों, कुंडों, अखाड़ों, उद्यानों और प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ है। ऐसे रिवर फ्रंट है। पुरातात्विक उत्खनन के अनुसार रिवर फ्रंट व्यावसायिक गतिविधियों का भी केंद्र था। सीढ़ीदार घाट भूमि के साथ नदी के एक स्थापत्य इंटरफेस की एक अद्वितीय भारतीय टाइपोलॉजी है और वाराणसी घाट इस रूप का सबसे शानदार उदाहरण है। आप कभी वाराणसी जाइए और वहाँ पर समय लेकर जाइए, घूमिए। शायद एक दिन में आप घूम नहीं सकते। वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि उस जाने के बाद वहाँ पर जो कोतवाल हैं पहले उनके दर्शन करने पड़ते हैं। शहर कोतवाल बोले जाते हैं भैरव जी को, उनके दर्शन करने पड़ते हैं। उसके बाद ही आप शहर में दर्शन करने जा सकते हैं शिव जी के या अन्य काशी मंदिर के या जितने भी वहाँ मंदिर हैं, घाटे हैं उनको। और शाम को गंगा आरती का आनंद जरूर लेना चाहिए। दूसरा है कांचीपुरम के मंदिर। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी जिसे ने 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक वर्तमान तमिलनाडु राज्य पर शासन किया था। इस शहर का उल्लेख प्राचीन संस्कृत और तमिल साहित्य में भी मिलता है। कई शताब्दियों तक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के संयोजन ने कांचीपुरम को एक ही 150 से अधिक मंदिरों, विशेष रूप से शिव और विष्णु को समर्पित मंदिरों की निर्मित विरासत का एक जीवंत केंद्र बना दिया। इस नामांकन के तहत जिन 11 मंदिरों की पहचान की गई है वे राजसिंह वैश्वरम या कैलाशवरम मंदिर, पीरवलेश्वरम मंदिर, ईशा व धनेश्वर मंदिर, परमेश्वर विनागरम या वेंकट पेरुमल मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, अरुलाला या वरदराज पेरुमल मंदिर, एक वरेश्वरम मंदिर, तिरुकाची कंचम जिसको बोला जाता है, जो राहेश्वरम मंदिर, पांडदूध पेरुमल मंदिर, यथोकारी पेरुमल मंदिर और उलाल लांदा पेरुमल मंदिर, शेषनाग मंदिर वैष्णव पाद के प्रख्यात संतों के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन के उद्भव से बना था। मंदिर केवल रचनात्मक भवन बन गए बल्कि अपूर्व विरासत का एक जीवंत संस्थान भी बन गए जो सदियों से कायम है और कई प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान भी इस स्थल से जुड़े हुए थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर है हीरे बैंकरन मेगालिथिक यानी महापाषाण स्थल। मेगालिथ शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है।
मेगास और लिथोस से बना है। मेगास का अर्थ है महान या बड़ा, और लिथोस का अर्थ है पत्थर। हीरे बेंकल स्तर पर चट्टानों की धारवाड़ श्रृंखला के प्रायद्वीपीय नाइसी परिसर के क्षेत्र के भीतर दांतेदार ग्रेनाइट की छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पहाड़ी पर महापाषाण लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। हीरे बेंकल स्थल लौह युग, भारतीय आद्य इतिहास की महापाषाण संस्कृति की अंत्येष्टि और अनुष्ठान प्रथाओं में एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ सैकड़ों मेगलिथ बहुमत में विशाल बंदरगाह वाले डोलपेन्स शामिल हैं, जो 2500 से अधिक वर्षों से टीले पर खड़े हैं। हीरे बेंकल की एक अनूठी विशेषता प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग है। अधिकांश पेंटिंग विशेष रूप से भूतपूर्व नवपाषाण युग और प्रारंभिक लौह युग मेगालिथिक की अद्यापी अवधि यानी 700 से 500 शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। हालांकि मध्य पाषाण काल के कुछ चित्रों का भी उल्लेख किया गया है। हीरे बेंकल से रॉक कला में चित्रण, लौह युग की निर्वाह रणनीतियों, शिकार, इस्तेमाल किए गए हथियारों, जीव जंतुओं आदि के बारे में सुराग प्रदान करता है। इसके बाद जो स्थान वह है चौथे नंबर पर, वह है नर्मदा घाटी में भेड़ाघाट और भेड़ाघाट लमेता घाट। भेड़ाघाट, जिसे अक्सर भारत का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का एक शहर है। इसे संगमरमर की चट्टानों, डोलोमाइट की उत्कृष्ट सुंदरता और खूबसूरत नर्मदा नदी के दोनों ओर उनके विभिन्न रूपात्मक चमकदार रूपों के लिए जाना जाता है। भेड़ाघाट क्षेत्र के अद्वितीय पत्थरों में सफ़ेद, स्लेटी, गुलाबी और नीलेपन वाली स्लेटी जैसे विभिन्न रंग हैं, जो संगमरमर की चट्टानों को अतिरिक्त सुंदरता प्रदान करते हैं। नर्मदा घाटी में विशेष रूप से भेड़ाघाट, लामेत घाट क्षेत्र में कई डायनासोर के जीवाश्म भी पाए गए हैं। आप जानते हैं कि डायनासोर हाथी से भी बड़ा एक जानवर होता था, जिसको जो समय के अनुसार अपने को परिवर्तित न कर पाने की वजह से विलुप्त हो गया इस समाज से। उसके भी जीवाश्म वहाँ पाए जाते हैं। तो निसंदेह ये कितने हजार साल पहले वह स्थल रहा होगा जिसका निर्माण हुआ है। भेड़ाघाट एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ प्रोटो-रोजोइक युग की चट्टानों के महाकौशल समूह के संगमरमर, फाइलाइट, VIF और क्वार्टजाइट की एक साथ दर्ज किया गया है। यहाँ पर्वत नदी 30 मीटर गहरी खाई में गिरती है, जिसे धुआंधार जल प्रपात के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व 5वें नंबर पर। मध्य भारत में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यानी बाघों का रक्षित स्थल, जिसमें भारत में बनाया गया है, भारत के प्रमुख भौगोलिक पठारों में से एक है। सतपुड़ा का अर्थ है 7 तह। यह नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच एक वाटर शेड बनाती है।
यह वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुस्थापित परंपरा के साथ सबसे पुराने वनों में से एक है। बाघ संरक्षण की दृष्टि से यह स्थल वैश्विक महत्व का है। इसमें बाघों की सबसे अधिक आबादी वाला जंगल भी है। यह मूल स्थान पर बाघों के संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भारत में सबसे बड़े सन्निहित वन और बाघ निवास का हिस्सा है। यहाँ भारत की बाघों की आबादी का 17% और बाघों के आवास का 12% है। इसके अलावा यहाँ हिमालय क्षेत्र की 26 प्रजातियाँ और नीलगिरी क्षेत्रों की 42 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें कई दुर्लभ और स्थानिक पौधे पाए जाते हैं, विशेष रूप से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। यह स्थल पुरातात्विक महत्व का भी है, जिसमें 1500 से 10,000 वर्ष पुराने चित्रों के साथ 50 से अधिक रॉक शेल्टर भी हैं। इसके बाद छठा और अंतिम है मराठा सैन्य वास्तु कला सीरियल नामांकन। पश्चिमी भारत के किले इस क्षेत्र के राजनीतिक और स्थापत्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शेष भारत में किलों के निर्माण की परंपरा स्थान और समय में छिटपुट रूप में प्रकट होती है। यह पश्चिमी भारत में लगभग 1800 वर्षों की अवधि के लिए एक निरंतर गतिविधि प्रदर्शित करती है, जो सामान्य युग से ठीक पहले की शताब्दियों से शुरू होती है और लगभग 19वीं शताब्दी तक जारी रहती है। इस नामांकन के तहत पहचाने गए 14 महत्वपूर्ण किले जो हैं उनमें हैं रायगढ़ का किला, शिवनेरी का किला, तोरण किला, लोहरगढ़, सालेर किला, मुल्हेर किला, रंगना किला, अकाई टंकई किला, कासा किला, सिंधु दुर्ग, अलीबाग किला, सुवर्ण दुर्ग और खंडेरी किला है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अवधि के दौरान विकसित मराठा सैन्य प्रदेश भारतीय इतिहास में एक बहुत ही रोचक घटना का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने सैन्य सुप्रयोग के लिए अद्वितीय है। इनकी स्थापत्य भव्यता और सुरम्य सुंदरता के अलावा अद्वितीय सांस्कृतिक परिदृश्य का दोहन करने वाले सामरिक सैन्य नेटवर्क के माध्यम से किलों को रक्षा की एकल परिचालन प्रणाली में जोड़ने का नवाचार इन्हें अद्वितीय बनाता है, सबसे अलग बनाता है। और ये जो किले हैं इनका एक ऐतिहासिक, भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक किला है, जो शिवाजी और उनके पहले मराठों का एक ऐसा इतिहास, गौरवशाली परंपरा। जब वहाँ जाइए तो उसका एक गौरवशाली परंपरा है और उस इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये किले इस प्रकार बनाए गए थे कि जल्दी इनमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, इसको जल्दी कब्जा नहीं कर सकते थे दुश्मन, और इसकी सुरक्षा अभेद होती थी। जो है ये किले ऐसे बनाए गए थे और इसकी वास्तु देख के लगता है कि उस समय इतने पहले और उसकी कितना ही महत्व पौराणिक रूप से आप इसको समझ पाएंगे जब वहाँ जाएंगे और समझेंगे कि ये किले किस प्रकार से बनाए गए हैं। उस समय की वास्तुकला और उस समय का स्थापत्य कला कितना उन्नत किस्म का, जो आज जिसकी पढ़ाई होती है उस समय इसकी कोई पढ़ाई भी नहीं होती थी। उसके बाद भी हमारे भारतीय इतिहास में स्थापत्य और इन सब का कितना गौरवशाली परंपराएं रही हैं,
जिसको आप जब चाहेंगे तो आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। यूनेस्को के अनुसार सीलियल नामांकन एक ऐसा नामांकन है जिसमें 2 या 2 से अधिक असंबद्ध क्षेत्र होते हैं। किसी एकल विश्व विरासत नामांकन में विभिन्न भौगोलिक स्थानों में सांस्कृतिक और प्राकृतिक गुणों की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है, बशर्ते कि वे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जैव भौगोलिक रूप से या उनके पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से संबंधित हों। यह जो है यह यूनेस्को का जो स्रोत है, यूनेस्को का जो पर्यटन मंत्रालय है, उससे यह चीज़ें मेरे द्वारा ली गई हैं और इसको तैयार करने की कोशिश की गई है कि आपको एक छोटा सा विश्लेषण दे सकूं, जिससे आपका ज्ञान के साथ साथ भारतीय इतिहास की एक गौरवशाली स्थलों की एक गौरवशाली परंपरा की जानकारी दे सकूं और आपके मन में पर्यटन को उसको देखने की एक उत्कृष्ट इच्छा जागृत हो सके, जिससे सबसे पहले हमें अपने इतिहास को, उसकी गौरवशाली परंपराएं चाहे जिस भी रूप में हो, उसको जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक ऐसा मानक बने कि जिससे वह अपने धरोहर और अपनी मिट्टी से जुड़कर रह सकें और उस पर अपना कार्य कर सकें, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उन्नति के लिए कर सकें। उम्मीद है आपको यह छोटा सा विश्लेषण, लेख, जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार।